हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पे मैं 9th 10th 11th 12th के सभी जो मैथ और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है हम इस पर जो है वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट और जो है प्यार दीजिए, ताकि हम जो है अच्छी तरीके से अच्छे कंटेंट को आपके पास जो है पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का टॉपिक, जो कि मैथ का टॉपिक है, और जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या को लेकर के मैं आप लोगों के सामने जो है आया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो है टाइम को बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। तो हमारा जो आज का कंटेंट है वो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये जो है क्लास 10th का जो है चैप्टर 1 है, ठीक है। तो रियल नंबर को समझने से पहले आपको जो है 5 पॉइंट जो है क्लियर होना चाहिए, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होता क्या है? तो जो नेचुरल नंबर उसे कहते हैं कि काउंटिंग वाली संख्या, यानी कि जो हम गिनती करते हैं, जैसे बचपन में हमने सीखा है 1 2 3 4, मतलब इनफाइनाइट तक जो है हम काउंटिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम किसको कहते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर के सामने एक जीरो लगा दें, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर का समूह जिसके सामने जीरो लग जाए, तो ये जो समूह प्राप्त होता है इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आई होप आपको ये जो है दोनों पॉइंट क्लियर होगा। तो तीसरा जो होता है हमारा पॉइंट वो है पूर्णांक। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? तो जो हमारा होल नंबर होता है, यानी कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर होता है, इसमें हम नेचुरल नंबर की निगेटिव जो है वैल्यू को अगर हम लगा दें, यानी कि ये हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, इसके निगेटिव वैल्यू को अगर हम लगा दें, तो ऐसा जो हमें समूह प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक को हम जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा जीरो से बड़ा पॉइंट होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जो हमारा जीरो से बड़ी संख्याएं होती हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर, और जो हमारा जीरो से छोटी संख्याएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, तो प्राकृतिक संख्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम नेचुरल नंबर यानी कि n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उससे हम w से डिनोट करते हैं। और जो हमारा पूर्णांक होता है इसको हम i से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको w से, और हमारा जो पूर्णांक होता है इसको हम i से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, और जहां q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमेशा अलाउ होता है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल अगर आपका ले तो हो सकता है 5/2, ठीक है, 3/2, ये सब जो संख्याएं होती हैं ये सब होती है परिमेय संख्याएं। और रही बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, और बहुत सारी संख्याएं, तो वो क्या जो है नेचुरल नंबर होती हैं? तो वो नेचुरल नंबर नहीं होती है। नेचुरल नंबर हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि 1 है तो 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद सीधा 3 आएगा, यानी कि वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और अगर 1.2 की बात करें तो वो जो है हमारा आ जाएगा रेशनल नंबर में, ठीक है। तो 1.2 को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, यानी कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें उसे हम जो है बोलते हैं रेशनल नंबर। और उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। इसको इसको हम कहते हैं ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सकें, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यानी कि p बाई क्यू के रूप में ये न लिखी जा सकें, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है पाई, ठीक है। और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि पाई हो गया, उसके बाद जो है √2 हो गया, √3 हो गया, क्या हो सकता है? √2 हो सकता है,
√3 हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। और ध्यान दीजिएगा पाई का मान जो होता है वो हमेशा 22/7 होता है। तो एक नोट आप लोग ध्यान से देखिएगा, पाई का मान हमेशा होता है 22/7, लेकिन 22/7 ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो हमारा पाई है वो इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, जो हमारा पाई का मान होता है वो एग्जैक्टली जो है 22/7 के बराबर नहीं होता है, ये लगभग लगभग होता है, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर कहते हैं। और ये जो पाई होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पाई हमारा इरेशनल नंबर क्यों है और जो हमारा 22/7 है वो रेशनल नंबर क्यों है। तो आप लोगों को ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये लगभग लगभग इसका मान जो है वो पाई के बराबर होता है, एग्जैक्टली पाई के बराबर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें, ये 5 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब आपको रियल नंबर जो है आसानी से समझ में आएगा। तो रियल नंबर समझाने के लिए मैं आपको जो है बताता हूँ कैसे रियल नंबर को हम समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रियल नंबर हमारा होता है वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्याएं, देखिए मैं आपको एक चार्ट बना के समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है होल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर जो है वो कभी होल नंबर नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा नेचुरल नंबर है वो कभी होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है। यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम ले रहे हैं तो उसे हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारा जो होल नंबर यानी कि 0 आ गया तो 0 में हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर वो होता है, नेचुरल और होल नंबर के समूह को इंटीजर कहते हैं। यानी कि अगर नेचुरल नंबर को हम बोल रहे हैं 1 क्या है, तो 1 इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। यानी कि कहने का मतलब है कि इंटीजर में नेचुरल और होल नंबर दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर में क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं और जो होल नंबर होते हैं और जो इंटीजर होते हैं ये सभी जो है इंक्लूड होते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है, यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो हमको समझना है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इन सभी का समूह, यानी कि ये सब जो है रियल नंबर की फैमिली है। तो इन सभी का जो समूह होता है, यानी कि जो सबका सबका बाप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यही जो है आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि नंबरों का ऐसा समूह जिसमें परिमेय संख्या भी हो, अपरिमेय संख्या भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो, होल नंबर भी हो और इंटीजर यानी कि पूर्णांक भी हो, ऐसी संख्याओं का समूह, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो आई होप जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर किसे कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अब फ्रेंड्स हम लोग समझने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले बात आती है प्रमेयिका की। तो प्रमेयिका यानी कि लेमा। लीमा होता क्या है, तो जो लीमा होता है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यानी कि बड़े बड़े गणितज्ञों द्वारा एक कथन सिद्ध कर दिया जाता है, उसको हम प्रमेयिका कहते हैं। और इस कथन के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों का जो है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं इस प्रमेय। तो ऐसा जो है कथन जो पहले से सिद्ध किया गया हो और उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, इसको समझने के लिए ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में आपको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले आपने 9th क्लास 8th क्लास और 7th क्लास में डिवाइड पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने बोला कि सर आप डिवाइड कीजिए 21 में जो है 5 का डिवाइड कीजिए, ठीक है। हमने 5 का डिवाइड किया, 5 4 जा 20, हमारा जो शेषफल आ गया वो 1 आ गया। अब क्या बोलते हैं हमारे टीचर, बोलते हैं बेटा तुमने डिवाइड तो कर दिया, अब इसको क्या करो, तुम चेक करके बताओ कि तुम्हारा सही क्या है, सही है कि गलत है। तो हम क्या करते थे, इस 5 का मल्टीप्लाई करते थे 4 में और इसको हम क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। यानी इसका मल्टीप्लाई करते थे और इसको हम क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। किस चीज को लाने के लिए, 21। अगर 21 आ जाता था तो हमारा जो डिवाइड होता था वो सही होता था। तो हम लोग क्या करते थे, 21 पाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करते थे कोसेंट यानी कि 4 में और प्लस कर देते थे रिमाइंडर यानी कि 1। ये चीज हम करते थे अपने आप को चेक करने में। तो फ्रेंड्स ये और कुछ नहीं, यही जो है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। हम एग्जाम्पल तौर पे जो है कैसे इसको प्रूव करते हैं, तो मान लीजिए एक जो है ए है क्वांटिटी
और एक जो है बी है। ये जो दोनों है ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक अद्वितीय पूर्णांक है। मैंने माना कि ए जो है इसमें बड़ा है और बी जो है हमारा क्या है, ये छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी का डिवाइड करते हैं हम किसमें, ए में। तो डिवाइड हम जब करते हैं तो हमें कुछ कोसेंट और एक क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, सेम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमको ए पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें आर को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा जो आएगा ए इक्वल टू बी इंटू क्यू, यानी कि बी क्यू प्लस आर। तो ये जो हमारा ये जनरल इक्वेशन है किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका जो ये जनरल फार्मूला है यही है। इसी चीज को आपको समझना है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट। एंड इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। यानी जो हमारा डिवाइडेंट होता है वो डिवीजर इनटू जो है कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी चीज को आपको समझना था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जिससे में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है प्रयोग करने वाले हैं वो है, और इसमें एक कंडीशन और है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा जो है जीरो से क्या होगा, ये जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो के बराबर हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा क्या है, ये जो हमारा डिवाइजर है ये हमेशा जो है इससे क्या होगा, ये छोटा होगा। यानी कि ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा जो है ये बी से छोटा। ये चीज आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारा रिमाइंडर एक है, देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आया था, एक आया था। ये हमेशा किससे छोटा होना, किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। देखिए जीरो से बड़ा है या फिर जीरो के बराबर हो सकता है। हमारा रिमाइंडर कभी कभी जीरो भी आ जाता है, तो वो जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। लेकिन जो हमारा ये 5 है इससे हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए रिमाइंडर के लिए। तो ये चीज आपको समझ में होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एल्गोरिथम है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए आप लोग, ये सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये सबसे ज्यादा एक्सरसाइज में यही टॉपिक यूज होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले एल्गोरिथम होता क्या है, ये चीज है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो आपने समझ लिया। उसके बाद हम समझते हैं कि ये एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी विधि को हम जब जैसे स्टेप वाइज जो है हम करते हैं, यानी कि एक स्टेप में, दो स्टेप में, तो किसी भी विधि को जो है हम चरण में जब रख के करते हैं तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो इसको, ये चीज आपको नहीं ध्यान देना है, आपको समझना क्या है, कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कहेगा कि दो धनात्मक पूर्णांक आपको दे देगा। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक दे देगा और उसका बोलेगा HCF यूज करने के लिए। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इससे हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF यानी कि म स ज्ञात करने वाले हैं। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे वो जो है देखते हैं। देखिए स्टेप वन में हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं कि दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक C और D है, जिसमें जो है C हमारा बड़ा है और D क्या है, हमारा छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, जो अभी हमने पढ़ के आया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा छोटा रहेगा उसको हम बाहर कर लेंगे और C को हम क्या कर लेंगे, अंदर कर लेंगे। जब इसका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट आएगा और रिमाइंडर कुछ आएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्टेप नंबर 1 था। तो स्टेप नंबर 1 से हमें क्या मिलता है, तो जो है C बराबर क्या मिलता है, DQ प्लस R। अब देखिए HCF हम कैसे निकालते हैं, HCF हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारा R जो है जीरो के बराबर हो गया, यानी कि R इक्वल टू अगर जो है शून्य आ गया, तो हमारा जो C का यानी कि इस धनात्मक पूर्णांक का HCF D होगा। अगर शून्य नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो धनात्मक पूर्णांक D है इसका हम एक बार और डिवाइड करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिवाइडेंड रूल, यानी कि जो है डिवाइड करके हम कैसे HCF निकालते हैं, सेम वही पैटर्न है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस D का हम दोबारा जो है इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या दूसरा कोसेंट मिलेगा, यानी मान लीजिए Q1 मिला, फिर जो है दूसरा रिमाइंडर R1 मिला। ठीक है, अब हम फिर चेक करेंगे। तो हम देखिए दूसरे स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखने वाले हैं, D इक्वल टू R इंटू Q1
प्लस R1, ठीक है। सेम यही स्टेप हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिया। अब फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि जो हमारा R1 है वो 0, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 आया कि नहीं। अगर ये 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए आपका HCF क्या होगा, फिर R होगा, यानी कि जो विभाजित करेगा, जो भी लास्ट में यानी कि अंतिम में 0 आने पे विभाजित कर रहा है वही इसका HCF होगा। ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है आपको, तभी मैं आपको एग्जाम्पल लूंगा तो अच्छी तरह से समझ में। ये जो है आपका जनरल फॉर्मेट है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर R1 हमारा 0 नहीं आता है तो फिर हम दोबारा क्या करेंगे, हमारा जो डिवाइजर यानी कि R है इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारा एक क्वोशेंट आएगा Q2। इस तरह से ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा 0 जो है रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो आपका जो है वही डिवाइडर होगा जो उसको जो है विभाजित करेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं छोटा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के बोर्ड के सामने एग्जांपल है कि 225 व 135 का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से जो है HCF हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे हम यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, अब इस एग्जांपल की जो है मदद से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 225 जो है वो 135 से क्या है, ये जो है ग्रेटर है यानी कि बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 को बाहर करेंगे, 135 को हमने बाहर कर दिया और हम डिवाइड करेंगे 225 में, ठीक है। अब हम यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे, इसका हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए आप कितनी टाइम जाएगा, हमारे हिसाब से ये एक बार में जा रहा होगा। तो इसका डिवाइड करेंगे 135 1 135, तो ये हो गया 0, ये 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी दिया तो 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब हमारा जो HCF है 135 नहीं होगा। सबसे पहले इस चीज को हम लिख देते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या लिखते हैं, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। स्टेप 1 में क्या है, 225 हमको लाने के लिए क्या करना पड़ा, 135 इंटू 1 प्लस 90, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जो हमारा ये अभी HCF नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यानी कि जो हमारा डिवाइजर है 135 इसका फिर से हम डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 90 से डिवाइड कीजिए, देखिए आपको लग रहा होगा कि 1 ही टाइम में जाएगा, तो 1 टाइम में गया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। अभी भी देखिए हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी हमारा HCF नहीं है। अभी हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। इस स्टेप को भी हम लिख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, यहाँ पे हमको क्या लाना था, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा 45 अभी भी 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। इस 90 को हम यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे 90 ले गया, फिर मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए आप 45 2 जा 90 होता है, वाह वाह क्या बात है, 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, हमारा जो हमारा 45 होगा वही HCF हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया। इस स्टेप को भी जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये वाला स्टेप हो गया स्टेप नंबर 3, यानी कि क्या लाना था हमको, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हमारा जो HCF क्या होगा, ये हमारा 45 होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि ये हमारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हुई, और यहाँ पे हमारा जो मौसा होगा वो 45 होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या है वो 0 आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो होप करते हैं जो है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके जाइएगा, और अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी ये यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।